Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देखा था और आज हम टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, कि जब कोई भी जिसम आज़ादाना नीचे की जानिब गिरता है तो क्या होता है, इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय एन अमाउंट g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि जब भी कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है फ्रीली तौर पर तो वो g इज़ इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की शरह से तेज़ होती है। यानी स्टूडेंट अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज़मीन की ग्रेविटी की फ़ोर्स होती है वो हर चीज़ को नीचे की जानिब खींच रही होती है। जब किसी भी चीज़ को, जैसा कि बॉल है, सेब है, पत्थर है, वो नीचे की जानिब उसको गिराया जाता है या वो नीचे की जानिब गिरता है तो हवा में बग़ैर किसी रुकावट के वो गिर रहा होता है। तो हर सेकंड के बाद स्टूडेंट उसकी जो स्पीड होती है वो 10 मीटर फी सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही होती है। इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे जी से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रैक्टिकली द एक्सेलरेशन में भी डिफरेंट, कहता है कि जो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बट प्रैक्टिकली यानी जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो एक्सेलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो डिफरेंट होती है। यानी साइंस के असूलों के मुताबिक तमाम जो चीज़ें होती हैं वो एक जैसी स्पीड के साथ नीचे की जानिब गिरती हैं, लेकिन हकीकत में स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हकीकी दुनिया में हवा के अंदर रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत भी मौजूद होती है जो कि स्पीड को मुतासिर करती है, इफ़ेक्ट करती है और स्पीड को कम कर देती है। इसीलिए असल में हर चीज़ जो है वो एक ही तरीके से नहीं गिरती, तो इसलिए जो उसकी स्पीड होती है स्पीड कम हो जाती है या इस तरह को डिफरेंस आता है जिसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन इट फॉल्स। कहता है कि जो हवा की जो मज़ाहमत होती है, एयर की जो रेजिस्टेंस होती है, हवा के अंदर जो रुकावट मौजूद होती है, वो ये बात को तय करती है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस रफ्तार के साथ गिरती है। जब कोई भी चीज़ स्टूडेंट नीचे की जानिब गिरती है तो हवा जो है वो इसके ख़िलाफ़ रुकावट पैदा करती है। रुकावट पैदा करने की वजह से जो उसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हवा की जो मुज़ाहमत है वो होगी और चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी। अगर सरफेस एरिया कम है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस कम लगेगी, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस की फ़ोर्स भी उतनी ही लग रही होगी और इस रेजिस्टेंस की फ़ोर्स की वजह से जो चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब गिर रही होती है। तो अगर स्टूडेंट मुज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस की फ़ोर्स कम होगी तो वो जो चीज़ होती है वो ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे की जानिब गिरेगी। यही वजह है कि जो हवा का दबाव होता है, हवा के अंदर जो रेजिस्टेंस, जो रुकावट मौजूद होती है, वो स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। आगे चलते हैं। इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड अ पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म ऑफ द सेम वेट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम एक क्रिकेट बॉल है उसको और उतने ही वज़न का एक स्टायरोफॉर्म है यानी एक फोम है, उसको हम हाइट से नीचे की जानिब गिराते हैं तो क्या होता है, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम ओनली इफ़ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस। तो वो जो दोनों चीज़ें हैं यानी एक बॉल है और एक दूसरा स्टायरोफॉर्म है, वो दोनों एक ही वक़्त पर जो है ज़मीन की सतह के साथ टकराएँगे। तो ये इस केस में होगा जब कोई भी हवा के अंदर मुज़ाहमत या रुकावट मौजूद नहीं होगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वज़न जो होता है वो एक जैसा होने के बावजूद भी 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो एक साथ ज़मीन पर नहीं पहुँच सकती। जैसे यहाँ पर केस बताया गया है कि उस वक़्त दोनों एक ही वक़्त पर हिट करेंगी ज़मीन के साथ जब हवा के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी। यानी जो सेम वज़न की चीज़ें हैं वो भी सेम वक़्त पर सरफ़ेस के ऊपर नहीं टकराती, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद होती है। जब तक हवा के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद रहेगी तब तक जो चीज़ें होंगी उनकी स्पीड बदलती रहेगी, इसी वजह से उनका जो ज़मीन पर आने का टाइम है वो भी बदलता रहेगा। जब रेजिस्टेंस लगेगी तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होने की वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा ज़मीन की सरफेस पर उतरने का।
तो स्टायरोफॉर्म स्टूडेंट जो होती है वो हल्की होती है और एक फोमी चीज़ है, यानी फोम का बना होता है जिस पर हवा का जो असर होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो क्रिकेट बॉल होता है वो छोटा होता है और जो है वो थिक होता है, फोम की भी निस्बत जो है वो थिक होता है, इसलिए वो जल्दी ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो अगर तो इनके मास के हिसाब से या वेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों को एक स्पीड के साथ या एक ही टाइम पर ज़मीन पर गिरना चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है कि बॉल जो है वो जल्दी ज़मीन पर आ जाती है और जो फ़ोम होता है वो थोड़ा-सा टाइम लगाकर ज़मीन पर आता है। आगे चलते हैं। बोथ वुड फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को कहता है कि जी की वैल्यू जो 10 है उसकी एक ही जो तेज़ रफ्तारी से उसके ऊपर अमल करेगी। जी की वैल्यू जो है वो दोनों के ऊपर सेम रहेगी। तो अब जो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कोई रुकावट ना हो हवा के अंदर, तो चाहे कोई भी चीज़ जितनी मर्ज़ी भारी हो या कोई भी जिस्म या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मर्ज़ी लाइट हो, दोनों पर जो ग्रेविटी का असर होता है वो बराबर लग रहा होता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बोथ वुड फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, यानी जो बॉल है उसका थोड़ा वेट ज़्यादा था क्योंकि वो थिक है और फोम जो है वो उसका वेट जो है वो थोड़ा-सा कम होता है बॉल से। तो यहाँ पर कहता है चाहे वो कोई किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है या कम है, दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन की फ़ोर्स होगी वो सेम लग रही होगी। इसीलिए जो दोनों हैं वो एक जैसी तेज़ रफ़्तारी से नीचे गिरेंगी। लेकिन जैसे ही हवा आती है, यानी जब हवा का अंदर हम फैक्टर पढ़ लेते हैं तो हवा के अंदर ज़ाहिर-सी बात है जहाँ हवा होगी उसके अंदर रेजिस्टेंस भी लाज़मी मौजूद होगी। तो जब हवा को अंदर डिस्कस किया जाता है तो तब जो है वो सर्कमस्टेंसेस या हालात बदल जाते हैं। प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर। अमली तौर पर जब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं तो हवा में स्टूडेंट जो बॉल होती है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे की जानिब गिरती है, क्योंकि जो क्रिकेट बॉल होता है वो वज़न में छोटा जो है साइज़ में छोटा होता है और वज़न में वो भारी होता है, जबकि फ़ोम जो है वो साइज़ में बड़ा होता है जबकि वज़न में लाइट होता है। इसीलिए हवा जो है वो इसकी हरकत में जो है कम रुकावट पैदा करती है। इसके बरक्स स्टूडेंट जो स्टायरोफोम होता है वो वज़न में लाइट होता है और साइज़ में वो बड़ा होता है। इसीलिए जो इस पर हवा का जो दबाव पड़ता है, हवा का जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन पर गिरता है। तो यही प्रैक्टिकल जो फ़र्क है वो हमें पता लग रहा होता है। द स्टायरोफोम हैविंग लार्जर सरफेस वुड फेस ग्रेटर अपोजिंग फोर्स ऑफ द एयर एंड द मूव स्लोली। दूसरे साइड पे जो स्टायरोफोम होता है उसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है और उसके ऊपर जो हवा की जो मुज़ाहमत होती है वो ज़्यादा लगती है। इसीलिए स्टूडेंट वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन की तरफ मूव करती है, यानी उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। यानी जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है उसका जो बराह रास्त ताल्लुक़ होता है वो किसी भी जिस्म की सरफेस का साइज़ पर होता है। अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर जो वो फ़ोर्स है फ्रिक्शन की वो ज़्यादा लगेगी। तो अगर उसका साइज़ छोटा होगा तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है वो भी कम लगेगी। तो यही फैक्टर हमने यहाँ पर स्टडी किया। आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड इन दिस रिस्पेक्ट। इस बारे में कहता है कि तजर्बात भी किए गए एंड इट इज़ फाउंड, और इस बात को जांचा गया या ये बात मालूम की गई दैट द फास्टर एंड ऑब्जेक्ट फॉल्स कि जितनी ज़्यादा स्पीड से कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी ज़्यादा स्पीड से नीचे की जानिब गिरता है, द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट, उतनी ही ज़्यादा हवा की जो रुकावट होती है या हवा की जो मुज़ाहमत होती है वो इस पर लग रही होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहा जा रहा है कि साइंसदानों ने डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको गिरा कर डिफरेंट तरीके से तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस बात को जो है वो फाइंड आउट किया कि जैसे-जैसे कोई चीज़ तेज़ी से नीचे आती है, हवा इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को बढ़ा देती है। ये मुज़ाहमत जो है स्टूडेंट, ये फ्रिक्शन की जो फ़ोर्स होती है, अपोज़िशन की जो फ़ोर्स होती है, ये स्पीड के साथ-साथ बढ़ती है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा ये फ़ोर्स लगेगी। तो ये जो फ़ोर्स होती है ये स्पीड को कम करने की पूरी कोशिश करती है। स्पीड इज़ फाइनली अटेन्ड, कहता है कि आखिरकार एक ऐसी स्पीड को हासिल कर लिया जाता है, यानी जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है, आखिरकार वो एक ऐसी स्पीड को अटेन कर लेती है। जैसे हमने पढ़ा कि जैसे कोई बॉडी नीचे की तरफ आती है, नीचे की जानिब उस पर
जो है वो ग्रेविटी की फ़ोर्स लग रही होती है और अपर वाली पॉइंट पर उसके ऊपर फ्रिक्शन की फ़ोर्स लग रही होती है। तो कहते हैं स्पीड जो बॉडी नीचे आ रही है वो उस वक़्त अटेन करेगी एट व्हिच द अपवर्ड फोर्स ऑफ द एयर रेजिस्टेंस बैलेंसेस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब अपवर्ड वाली और डाउनवर्ड वाली जो फोर्सेस होती हैं वो दोनों बैलेंस हो जाएंगी, उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों का वो सेम हो जाएगा, तब जो बॉडी है वो स्पीड को अटेन करेगी। अब यही वो स्टूडेंट लम्हा होता है जब किसी भी जिस्म की जो स्पीड होती है वो तेज़ नहीं हो रही होती, यानी जितनी है वो कांस्टेंट रहती है, मज़ीद बढ़ नहीं रही होती, क्योंकि ऊपर वाली फ़ोर्स और नीचे वाली फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, जो उनकी मिकदार है, दोनों की सेम हो जाती है। कोई भी मिकदार किसी भी मिकदार के ऊपर डोमिनेट नहीं करती, ना कोई बॉडी ज़्यादा ऊपर की तरफ खींच रही होती है, ना ही ज़्यादा नीचे की तरफ। इस वजह से जो मज़ीद स्पीड है उसमें इजाफा नहीं होता, ना ही कमी होती है, और कोई भी बॉडी जो है वो एक ही स्पीड के साथ जो है वो नीचे आ रही होती है। व्हेन दिस हैपन्स द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एक्सेलरेटिंग। जब ऐसा होता है तो कहता है कि किसी भी जिस्म की जो रफ्तार है वो बढ़ना बंद हो जाती है, यानी वो एक कांस्टेंट हो जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली जो फोर्सेस होती हैं उनकी जो रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो सेम हो जाती है। इसी वजह से जो किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो फिर बढ़ता नहीं। फिर इस पॉइंट पर आके बॉडी की स्पीड में मज़ीद इजाफा नहीं होगा। जितनी रफ्तार पर स्टूडेंट वो पहले पहुंच गई थी उतनी ही रफ्तार को वो बरकरार रखेगी। मतलब ये कि अब वो ज़्यादा तेज़ी के साथ या ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ नहीं आएगी, बल्कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो नीचे की तरफ गिरेगी। इट कीप्स फॉलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ये एक मुसलसल एक जैसी रफ्तार के साथ जो है वो नीचे की जानिब गिरती है। अब जो चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हर लम्हा एक ही रफ्तार को गेन करेगा। जैसे हमने इस टॉपिक के पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी बॉडी फ्रीली मूव करती है, फ्रीली से मुराद स्टूडेंट ये है कि उसके ऊपर मतलब कोई भी रेजिस्टेंस की फ़ोर्स नहीं लग रही होती, उसके ऊपर कोई भी रुकावट नहीं लग रही होती, तो फिर क्या होता है कि हर लम्हे यानी हर सेकंड के बाद उसकी जो स्पीड होती है वो उसके ऊपर जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फ़र्क आ रहा होता है। तो लेकिन अगर रेजिस्टेंस का फैक्टर आ जाता है और ऐसा केस आ जाता है जब अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं, तो तब वो बॉडी की जो स्पीड होती है वो सेम हो जाती है, कांस्टेंट रहती है, ना ही उसके अंदर इजाफा हो रहा होता है और ना ही उसके अंदर कमी हो रही होती है। तो फिर बॉडी जो है वो एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। और इसी पॉइंट को या इसी वेलोसिटी को स्टूडेंट हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हमारा इस टॉपिक का नाम भी है। और आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कि जब कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड को अटेन कर लेती है, एक जो है मुस्तकिल मिजाजी वाली फ़ोर्स को अटेन कर लेती है, बरकरार रखती है, तो फिर उस वेलोसिटी को हम कह रहे होते हैं कि ये एक टर्मिनल वेलोसिटी है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। इवन एन हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटेओराइट डज नॉट गेन एन इन्फिनिट वेलोसिटी एज इट फॉल्स टू द अर्थ। कहता है कि यहाँ तक अगर एक भारी चीज़, जैसा कि यहाँ पे उसने मेटेओराइट की एग्जांपल दी है जिसे हम शहाब साकब भी कहते हैं, ये जब ज़मीन पर गिरते हैं तो गिरते वक्त तो कहता है कि ये इन्फिनिट वेलोसिटी जो है उसको गेन नहीं करते। इन्फिनिट वेलोसिटी यानी लामहदूद, यानी जिसकी कोई हद नहीं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाना स्पीड का उसे कहते हैं इन्फिनिट वेलोसिटी। अब स्टूडेंट जैसा कि जो ये मेटेओराइट होते हैं या जो शहाब साकिब होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे आ रहे होते हैं, तो अगर इनकी स्पीड बढ़ती हर सेकंड के बाद या हर एक लम्हे के बाद, तो फिर इनकी जो वेलोसिटी थी वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते होते इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन इनकी स्पीड इन्फिनिट कहता है कि अगर इनकी स्पीड बढ़ती होती तो इनकी ज़मीन के सतह पर पहुँचते पहुँचते इनकी जो स्पीड थी वो इन्फिनिट हो जाती, यानी लामहदूद, उसकी कोई हद ही ना होती, क्योंकि फ़ासला जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहता है ऐसा नहीं होता, वो इन्फिनिट वेलोसिटी को गेन नहीं करते, और इसके अंदर यही फैक्टर आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब अपर और नीचे डाउनवर्ड जो लगने वाली फोर्सेस होती हैं वो सेम हो जाती हैं, तो फिर इसी वजह से जो एक कांस्टेंट स्पीड है या जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है वो वाला फैक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो मज़ीद स्पीड में इजाफा नहीं करती, बल्कि एक ही स्पीड के साथ फिर वो नीचे की जानिब गिरना शुरू हो जाती है।
और यहाँ पे स्टूडेंट ये भी फैक्टर आ जाता है कि हम ये समझते हैं कि जितनी भारी चीज़ें होंगी वो ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन पर गिरेंगी और उन पर जो है गिरते वक़्त इतना टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही कोई भारी जिस्म ज़मीन की सतह की तरफ आता है, तो जो हवा की रेजिस्टेंस होती है वो इसे रोक देती है और वो एक मखसूस एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फिर नीचे की जानिब गिरता है और ये जो स्पीड होती है ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू द पैराट्रूपर्स। कहता है कि ये जो असूल होता है ये पैराट्रूपर्स पर भी लागू होता है। स्टूडेंट, पैराट्रूपर्स वो लोग होते हैं जो हवाई जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पर आते हैं। आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ यानी जब एरोप्लेन के अंदर अक्सर लोग जो होते हैं वो पैराशूट के ज़रिए उसको यूज़ करते हुए नीचे आते हैं। तो कहता है इनके ऊपर भी ये वाला ही असूल लागू हो रहा होता है, यानी जितनी वो लंबाई, जितनी वो हाइट से नीचे गिर रहे होते हैं, अगर तो स्पीड बढ़ती तो वो इतनी ज़ोर से ज़मीन पर आके गिरते कि उनकी जो बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उनकी हड्डियाँ टूट सकती थी। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से स्टूडेंट वो सेव रहते हैं और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आहिस्ता-आहिस्ता स्लो जैसे-जैसे वो ज़मीन की सतह के करीब आ रहे होते हैं, हवा की जो रेजिस्टेंस होती है वो उस बॉडी की स्पीड को स्लो करती है ताकि बॉडी आराम से सुकून के साथ ज़मीन की सतह के साथ जो है वो आकर लग जाए। तो कहता है कि पैराट्रूपर जो होते हैं वो भी इसी असूल के मुताबिक काम करते हैं। एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अगेंस्ट अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द पैराशूट अलोज फॉर डिसेंट एज द सेफर वेलोसिटी। कहता है कि जो पैराशूट की जो बड़ी सतह होती है उसके खिलाफ काम करने वाली जो हवा की मुज़ाहमत होती है वो उसको किसी भी बॉडी को जब वो उतरती है तो उसको एक महफूज जो रफ्तार है उसको मुमकिन बनाती है। अब स्टूडेंट, पैराशूट जब ऊपर जाने वाले जो लोग होते हैं पैराशूट का इस्तेमाल करते हैं तो पैराशूट का चूँकि सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, हमने पीछे पढ़ा कि रेजिस्टेंस की फ़ोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर उतनी ही लगेगी जितना उसका जो सरफेस एरिया जितना उसका साइज़ होगा। चूँकि पैराशूट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए जब रेजिस्टेंस की फ़ोर्स उसके ऊपर लग रही होती है तो रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव नहीं करती या अगर करे भी तो बहुत स्लोली मूव करती है। तो इसी वजह से जो पैराशूट ऊपर लेकर जाते हैं तो वो बहुत स्लो स्पीड के साथ जो है वो नीचे गिरते हैं, जो कि उनके लिए बहुत सेफ्टी ये मेजरमेंट्स होती हैं और उनको सेफ रखता है ये वाला फैक्टर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का आज का टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये वाला और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि जब कोई बॉडी बड़ी स्पीड के साथ नीचे आ रही होती है तो उसके ऊपर की जानिब से जो रेजिस्टेंस की फ़ोर्स लग रही होती है और नीचे की जानिब जो ग्रेविटी की फ़ोर्स होती है वो उसको नीचे खींचती है। फिर हमने पढ़ा कि जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मज़ीद नहीं बढ़ने देते, यही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। अब स्टूडेंट, इसको आप इससे समझिए कि ये एक नेचर का एक ब्रेक सिस्टम होता है जो कि हर जिस्म के ऊपर खुद ब खुद लग जाता है। यही समझ लीजिए कि ये एक नेचर ने एक ब्रेक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि हर तेज़ी के साथ तेज़ स्पीड के साथ मूव करते हुए हर ऑब्जेक्ट्स पर के ऊपर लग रही होती है। तो ये जो होती हैं ये हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी ना हो तो एक पैराशूट जो है या एक पैराट्रूपर इतनी तेज़ी से गिरता कि ज़मीन पर पहुँचते ही जो इसकी जान को ख़तरा होता। और फिर एक जो शहाबे साक़िब, जैसे भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक जो मेटेओराइट होता है अगर ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होकर हवा से ना टकराते या उसके ऊपर रेजिस्टेंस की फ़ोर्स ना लगती तो वो ज़मीन के साथ इस फ़ोर्स के साथ टकराता कि तबाही फैला सकता है। लेकिन अक्सर वो फ़िज़ा में ही जल जाता है, ये भी हवा के रेजिस्टेंस का ही नतीजा होता है। ये सब देखकर स्टूडेंट हमें कुदरत की हिकमत और इंसानों के लिए इसकी रहमत का अंदाज़ा होता है। टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ फ़िज़िक्स का कानून नहीं बल्कि ये एक रब्बे कायनात का अता करता एक हिफाज़ती निज़ाम है जो हमें हिफाज़त के लिए हमेशा मुतहर्रिक रखता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी रोलिंग फ्रिक्शन के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।